नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर भौतिक शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया की हर एक चीज को कंट्रोल करती है। 19वीं सदी के विशाल भाप इंजनों की रफ्तार से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य तक सब कुछ इसी के इशारों पर चलता है। इसे एंट्रोपी कहा जाता है। अक्सर इसे सिर्फ साइंस की मोटी-मोटी किताबों का हिस्सा मान लिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि यह हमारे वजूद के हर एक पहलू को दिशा देती है। तो चलिए इस मास्टर वेरिएबल के असली स्वरूप को उजागर करते हैं। चलिए इस कंसेप्ट के एकदम कोर में चलते हैं। बचपन से ही स्कूल या आम बोलचाल में हम अक्सर सुनते आए हैं कि एक बिखरा हुआ अव्यवस्थित कमरा एंट्रोपी का एक परफेक्ट उदाहरण है, या फिर ताश के पत्तों को फेंटना एंट्रोपी बढ़ने की निशानी है। इस तरह की बातों ने लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया है कि एंट्रोपी का मतलब सिर्फ गंदगी या अव्यवस्था है। लेकिन क्या साइंस के नजरिए से सच में ऐसा ही है? क्या ये इतना सीधा है? दरअसल अगर हम थर्मोडायनामिक्स के जानकारों की माने तो इस अव्यवस्था वाले रूपक को वो एक टूटी हुई बैसाखी कहते हैं। मतलब एक पूरी तरह से फ्लॉड कंसेप्ट। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला पॉइंट है, क्योंकि जब कोई अपना कमरा बिखेरता है या ताश के पत्ते फेंटता है तो उन निर्जीव वस्तुओं की थर्मोडायनामिक एंट्रोपी में बिल्कुल शून्य परिवर्तन होता है। वो किताबें, कपड़े या पत्ते खुद किसी भी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। जो भी एंट्रोपी बढ़ती है वो सिर्फ उस इंसान की मांसपेशियों में हो रही मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण होती है, ना कि उस बिखरे हुए सामान में। इसलिए हमें एंट्रोपी को इस अव्यवस्था वाले भ्रामक विचार से बाहर निकालना होगा। तो फिर एंट्रोपी है क्या? असल में ये ऊर्जा के फैलाव या विस्तार का एक बेहद सटीक और मैथमेटिकल पैमाना है। ये इस बात की कैलकुलेशन है कि लगातार टकराने वाले और गति करने वाले अनगिनत सूक्ष्म कणों के बीच ऊर्जा कितने अलग अलग तरीकों से फैल सकती है। ये ब्रह्मांड का वो बुनियादी नियम है जो ऊर्जा को एक जगह बांध कर रखने के बजाय उसे हमेशा बाहर की ओर फैलने पर मजबूर करता है। आइए अब इस सफर के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भाप से लेकर सांख्यिकी यानी स्टीम टू स्टैटिस्टिक्स। आखिर इन गहरे विचारों की शुरुआत कहाँ से हुई? इसे समझने के लिए हमें 1800 के दशक में जाना होगा। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जब लोग सिर्फ बेहतर मशीनें बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब अनजाने में उन्होंने वास्तविकता के सबसे बड़े नियम खोज निकाले। 1824 में सादी कार्नो ने भाप इंजनों का अध्ययन करते हुए बताया कि ऊष्मा को कार्य में बदलने की एक लिमिट होती है। इसके बाद 1865 में रुडोल्फ क्लॉसियस ने इसे एक ठोस आकार दिया और ग्रीक शब्द ट्रोप से एंट्रोपी शब्द बनाया। और फिर एक बड़ा जंप आता है 1948 में, जहां क्लॉड शैनन ने डिजिटल दुनिया में सूचना एंट्रोपी का कंसेप्ट देके एक नई क्रांति ला दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर मोमेंट 19वीं सदी के अंत में आया, लुडविग बोल्ट्जमैन की वजह से। उन्होंने एक ऐसा विचार सामने रखा जिसने भौतिकी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। बोल्ट्जमैन ने सिद्ध किया कि थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम, जो कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, कोई लोहे की लकीर या यांत्रिक निश्चितता नहीं है। इसके बजाय यह महज एक सांख्यिकी संभावना यानी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है। सैद्धांतिक रूप से तो यह मुमकिन है कि किसी कमरे की सारी हवा उड़कर एक कोने में जमा हो जाए, लेकिन इसके चांसेस इतने कम हैं कि ऐसा कभी होता ही नहीं। ऊर्जा का हर तरफ फैलना सांख्यिकी रूप से कहीं अधिक संभावित होता है। ये हमें हमारे दूसरे हिस्से पर लाता है, सूचना की भौतिकी या फिजिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब 19वीं सदी के भाप के इंजनों को पीछे छोड़कर हम 20वीं सदी के डिजिटल युग में आते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के वही पुराने नियम आज के मॉडर्न कंप्यूटर साइंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं? यहीं पर शैनन एंट्रोपी की एंट्री होती है। ये सिद्धांत डिजिटल डेटा को बिना नुकसान के कंप्रेस करने की एक निरपेक्ष गणितीय सीमा तय करता है। यह हमें बताता है कि किसी मैसेज में कितनी इंफॉर्मेशन है, और सबसे खास बात, यह कोई उपमा या रूपक नहीं है। सूचना सिद्धांत में शैनन की एंट्रोपी गणितीय रूप से भौतिकी की थर्मोडायनामिक एंट्रोपी के बिल्कुल समान है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन पूरी तरह से फिजिकल होती है। जरा इस छोटी सी संख्या पे गौर करें, 3 × 10⁻21 जूल। इसे लैंडाउर की सीमा कहा जाता है। ये वो कम से कम ऊष्मा है जो शाब्दिक रूप से पर्यावरण में रिलीज होती है जब कंप्यूटर की मेमोरी से केवल एक सिंगल बिट डेटा मिटाया जाता है। यानी डेटा को नष्ट करने या कुछ भी डिलीट करने की इस ब्रह्मांड में एक वास्तविक फिजिकल कीमत चुकानी पड़ती है। और इस बात का हमारी आज की डिजिटल दुनिया में बहुत बड़ा असर है। एक मजबूत और सुरक्षित पासवर्ड या एन्क्रिप्शन बनाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स को पर्यावरण से भौतिक रूप से एंट्रोपी जमा करनी पड़ती है, जिसे एंट्रोपी पूल कहते हैं।
2015 का वो रियल वर्ल्ड केस बहुत ही डराने वाला था, जब हजारों इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस एक ही झटके में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनके एंट्रोपी पूल खाली थे और उन्होंने एक जैसी एन्क्रिप्शन कीज बना ली। बिना फिजिकल रैंडमनेस के डिजिटल सिक्योरिटी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अब यहां से तीसरा हिस्सा शुरू होता है, जीवन पतन को कैसे मात देता है। अब इन सब के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उठना लाजमी है। अगर पूरा ब्रह्मांड लगातार क्षय और ऊर्जा के फैलाव की तरफ ही बढ़ रहा है, तो फिर हमारी पृथ्वी पर ये इतना जटिल और सुव्यवस्थित जीवन मौजूद ही कैसे है? एरविन श्रोडिंगर ने इस पहेली को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि जीव नेगेटिव एंट्रोपी पर भोजन करते हैं। हम इंसान और बाकी सारे जीव एक ओपन सिस्टम की तरह काम करते हैं। हम लगातार अपने पर्यावरण से कम एंट्रोपी वाला खाना और ऊर्जा लेते हैं और बदले में उच्च एंट्रोपी वाली ऊष्मा और अपशिष्ट बाहर निकालते हैं। और हमारे अंदर मौजूद डीएनए एक मास्टर सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर एंट्रोपी को कड़ाई से मैनेज करता है ताकि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम सही से चलता रहे। चलिए अब अपने चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, विकास की बायोफिजिकल सीमाएं। अगर हम बायोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलकर ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, तो अर्थशास्त्री निकोलस जोरेस्कू रोजेन ने एक बेहतरीन काम किया। उन्होंने एंट्रोपी के इस नियम को सीधे अर्थशास्त्र पर लागू कर दिया, और ये हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि असीमित आर्थिक विकास का जो हमारा पारंपरिक मॉडल है, जो मानता है कि रिसोर्सेज अनंत हैं और ग्रोथ हमेशा चलती रहेगी, वो पूरी तरह से फ्लॉड है। एंट्रोपिक अर्थशास्त्र हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। हमारी हर औद्योगिक गतिविधि पृथ्वी के सीमित कम एंट्रोपी वाले संसाधनों को हमेशा के लिए खत्म कर रही है, क्योंकि हर प्रोसेस, चाहे वो कितनी भी एफिशिएंट क्यों ना हो, अंत में हाई एंट्रोपी कचरा और प्रदूषण ही पैदा करती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और पांचवें हिस्से पर, अंतिम ब्रह्मांडीय सीमा। अगर हम अपनी पृथ्वी से बहुत आगे पूरे ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर सोचें, तो एंट्रोपी ही वो इकलौती चीज़ है जो समय का तीर या एरो ऑफ टाइम तय करती है। भौतिकी के बुनियादी नियमों में अतीत और भविष्य के बीच कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि भविष्य में एंट्रोपी हमेशा अतीत से ज़्यादा होती है, और इसी वजह से हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे एक अंतिम अपरिवर्तनीय अवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसे हीट डेथ या ऊष्मीय मृत्यु कहते हैं। ब्रह्मांड का ये सफ़र कई चरणों से गुजरेगा, आज के तारों वाले युग से लेकर अंततः एक डार्क एरा या अंधकार युग तक। ये एक ऐसा समय होगा जब पूर्ण थर्मल संतुलन आ जाएगा, ऊर्जा पूरी तरह से समान रूप से फैल चुकी होगी, और उसके बाद कोई भी नया काम, जीवन या बदलाव कभी संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन इस ब्रह्मांडीय कहानी में एक और बिल्कुल माइंड बेंडिंग फैक्ट है। हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी में सबसे बड़ा योगदान ब्लैक होल्स का है। जैकब बेकिंस्टीन ने एक चौंकाने वाली खोज की। ब्लैक होल की एंट्रोपी और उसके अंदर की सारी जानकारी उसके विशाल 3D आयतन या वॉल्यूम में स्टोर नहीं होती, बल्कि ये कड़ाई से सिर्फ उसके 2D सतह क्षेत्र यानी इवेंट होराइजन पर स्टोर होती है। ब्लैक होल की इसी खोज ने मॉडर्न फिजिक्स में एक ऐसे उत्तेजक विचार को जन्म दिया है जिसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहते हैं। यह विचार एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या यह संभव है कि इस ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा से भी ज्यादा फंडामेंटल चीज इंफॉर्मेशन है? क्या हमारी 3D दुनिया का हर एक कण, हर एक तारा और खुद हम वास्तव में किसी 2D सतह पर लिखी गई जानकारी मात्र हैं? इस विचारोत्तेजक और दिमाग को झकझोर देने वाले सवाल के साथ ही हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। इस मास्टर वेरिएबल के बारे में जानने और सोचने के लिए अभी